नमस्कार दोस्तों, मैं यादवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के चैनल पर, जहां हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस। और आज मैं फिर से हाजिर हूं अपने वादे के मुताबिक एक और जानकारी भरे वीडियो के साथ, जहां आज हम पढ़ेंगे रीजनल रूरल बैंक के बारे में। मतलब ये कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। चैप्टर हमारा चल रहा है इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये कि भारत में बैंकिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, और हम समझ रहे हैं एक एक करके हमारे जितने भी बैंक है। आपने पढ़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आपने पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर आपने पढ़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक, और आज हम पढ़ रहे हैं यहां पर रीजनल रूरल बैंक, मतलब कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं। चलिए आज समझते हैं, मेरे साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा और बढ़िया सा हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज रीजनल रूरल बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है, शब्दों से ही समझिए, शब्दों की क्रोनोलॉजी समझिए कि भैया रीजनल मतलब ये कि बेसिकली पर्टिकुलर किसी रीजन पर जो है वो अगर कन्फाइंड है। मतलब ये कि अगर ये दो प्रदेश हैं, क्लियर है, तो अगर कोई रीजनल रूरल बैंक है, मान लीजिए किसी का नाम रीजनल रूरल बैंक है प्रथमा ग्रामीण बैंक, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक पर्टिकुलर यहीं पर रहेगा, बस है ना। प्रथमा ग्रामीण बैंक जो आरआरबी रहेगा, रीजनल रूरल बैंक, मतलब इसी रीजन में काम करेगा, वो इस रीजन में नहीं जाएगा, इस रीजन में भी नहीं जाएगा। इसी वजह से इनका नाम क्या है, रीजनल। मतलब ये कि भैया ये क्षेत्रीय है, रीजनल नाम है इनका, इसीलिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो है वो अपनी सेवाएं केवल और केवल ग्रामीण लोगों को ही देते हैं, क्लियर है। केवल ग्रामीण जनसंख्या को प्रायोरिटी और प्राथमिकता के रूप में जो है ये अपनी सेवाएं देते हैं। प्राथमिक जो है वो स्तर पर उसे रखते हैं, प्रायोरिटी उसे देखते हैं, और इनका मूल उद्देश्य रहता है गांव में, रूरल एरियाज में जो है फाइनेंस का प्रवाह, वित्त का प्रवाह जो है बढ़ाना। ग्रामीण जनसंख्या को उसके कामकाज के लिए जरूरत का पैसा मिल सके, सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका पैसा जो है, या सरकार जो ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए जो पैसा पहुंचाती है, वो सब जो है पैसा जनता तक पहुंच सके। कौन सी जनता, ग्रामीण जनता। तो ये आप ध्यान रखिए, रीजनल रूरल बैंक का मतलब क्या है, क्षेत्रीय, मतलब एक क्षेत्र तक कन्फाइंड रहने वाली। मतलब ये कि इससे बाहर ये काम नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि केवल और केवल रूरल पीपल को प्रायोरिटी बनाकर काम करेगा। Is that clear? मतलब ये कि बैंक विच प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर एरिया और ओनली टू द रूरल पीपल, या एंड टू द रूरल पीपल। मतलब ये कि जब कोई बैंक किसी एक निश्चित क्षेत्र विशेष में सीमित रहता है और ग्रामीणों को प्राथमिकता के आधार पर सेवाएं देता है, बैंकिंग सर्विसेज देता है, मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, या उसके बाद बात करें मजदूर जो है ना, लैंडलेस लेबर जो है, उनको अगर लोन देता है तो वो क्या कहलाता है, रीजनल रूरल बैंक। इज दैट क्लियर? तो डेफिनेशन एकदम अपने माइंड में क्लियर रखिए। रीजनल रूरल बैंक क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक का मतलब एक क्षेत्र विशेष में सीमित रहने वाला बैंक और केवल ग्रामीणों को सेवाएं देने वाला बैंक, दैट इज रीजनल रूरल बैंक। चलिए अब आपको आगे ले चलता हूं। What is the need of regional rural bank? ये कह लें कि is नहीं, was, what was the need of regional rural bank? मतलब उस समय जब रीजनल रूरल बैंक जब भी खुले तब जरूरत क्या पड़ी, या इस पर हम आए कैसे, ये कैसे खोले गए, वो मैं आपको समझाता हूं। तो भैया देखो, सिंपल सी बात है कि रीजनल रूरल बैंक का हिसाब किताब कुछ ऐसा था कि हम आजाद हो गए थे कब, 1947 में, 1947 में मित्रों हम आजाद हो गए थे। अब जब हम आजाद हो गए थे तो आजादी से पहले भी बहुत सारे बैंक काम करते थे, है ना। जैसे कि आपने सुना इंपीरियल बैंक, क्लियर है। फिर आपने सुना होगा सेंट्रल बैंक, आपने सुना होगा पंजाब नेशनल बैंक, एंड मेनी मोर्स। बहुत सारे बैंक है, मैं है ना गिना सकता हूं आपको, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं कि ये सब आजादी से पहले एस्टेब्लिश हो चुके थे, स्थापना इनकी हो चुकी थी। लेकिन क्या कोई ऐसा बैंक बता सकते हैं जो ग्रामीणों को समर्पित हो? क्या आप कोई ऐसा बैंक बता सकते हैं जो गांवों को समर्पित हो, गांवों के विकास के लिए बनाया गया? नहीं। सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक आप कह सकते हैं जो ग्रामीणों के लिए होते थे, लेकिन उनकी भी पहुंच उतनी ज्यादा नहीं थी, और सहकारी बैंक तो खुद कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा बनाए गए थे। मतलब यह कि सरकार के द्वारा ग्रामीण
भारत के लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया था। और हम तो सब जानते ही हैं कि भारत जो है वो कहां बसता है। भारत जो है वो गांव में बसता है ना। मेरा गांव मेरा देश। भारत गांव में बसता है। क्लियर है। तो उस जमाने में भी भैया 70% आबादी जो है वो हमारी कहां रह रही थी। 80% आबादी जो है 70 to 80 वो कहां रह रही थी, गांव में रह रही थी। और आपको तो पता है किसी देश के विकास के लिए उस देश के लोगों का कमाना बहुत जरूरी है। तो जब तक ये ग्रामीण कमाएंगे नहीं तब तक देश का डेवलपमेंट संभव नहीं था, क्योंकि ये तो थे देश की 70 से 80% तक आबादी। क्लियर है। और अगर देश से 70 से 80% तक आबादी पैसे के लिए परेशान रहेगी, तिनके के लिए परेशान रहेगी, तो आप समझ लीजिए कि डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उल्टा और उन्हें खिलाना पड़ेगा, पालना पड़ेगा। तो यहां से फिर जरूरत महसूस हुई कि भैया एक ऐसा बैंक बनाया जाए जो केवल और केवल किसके लिए समर्पित हो, ग्रामीणों के लिए समर्पित हो, हमारे विलेज इंडिया के लिए समर्पित हो। यहां से जो है वो जरूरत महसूस हुई किसकी, रीजनल रूरल बैंक्स की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। तो भैया आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जानते ना आप, जिसको जितनी ज्यादा शिद्दत होगी सिलेक्शन की, अपने आप मेहनत उतनी ही करेगा, है कि नहीं। अपने अंदर वो जज्बा पैदा कीजिए, अपने अंदर वो जो है आग लगाइए कि आपको रहा ना जाए सफलता के बिना। और जिस दिन आपको लगने लगे कि सफलता नहीं है तो रातों की नींद उड़ गई है, आप यकीन मानिए जिन्होंने इन रातों से विजय प्राप्त की है, अगले दिन का सूरज वही बनकर चमकते हैं। तो मतलब यह कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। फ्रेंड्स, यहां पर भी जरूरत महसूस हुई कि गांवों के लिए जो है कोई एक बैंक खोला जाए। अब क्या किया गया वो समझते हैं आगे। ये भाई साहब है फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स, मतलब भारत में बैंकिंग के सुधार के जन्मदाता। क्लियर है। मतलब ये कि भारत में जितने भी, इनका जन्म हुआ था 1927 में और डेथ जो इनकी 2021 में, मतलब हाल ही की बात है। और इनका नाम क्या है, एम नरसिम्हा। नरसिम्हा साहब ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में, मतलब नरसिम्हा कमेटी की रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि भैया भारत को एक ऐसा बैंक चाहिए जो केवल और केवल ग्रामीण भारत को समर्पित हो। और इसलिए इन्होंने सिफारिश किसकी की, ग्रामीण बैंक की। उन्होंने कहा कि हम ऐसा बैंक बनाएंगे जो केवल एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रहेगा। मतलब उसका टारगेट ये रहेगा कि अगर उसे 2-4 जिलों का एक दायरा दे दिया तो मतलब ये कि अब उसको उसी का डेवलपमेंट करना है, उसे बाहर कहीं नहीं जाना है, बाहर कहीं भी नहीं जाना है, उसे सिर्फ इसी इलाके में जो है वो काम करना है। तो ऐसा हम रीजनल लेवल पर काम करने वाला जो है वो बैंक बनाएंगे, जिसका काम होगा सीधा सीधा छोटे किसान, मजदूर, लैंडलेस फार्मर्स, मतलब कि जमीन जिनके पास नहीं, ऐसे फार्मर्स है ना, और ग्रामीण, उनको जो है काम धंधे के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन दिए जाएंगे। इज क्लियर। प्राय क्या था कि बड़े बड़े बैंक जो कि शहरों में थे, वहां पर गांवों का कनेक्शन कटा हुआ सा था। एक ग्रामीण वहां आने में झिझकता था, वहां के लोगों से डिस्कशन नहीं कर पाता था, बड़े बैंकों में नहीं घुस पाता था, उनके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह के बैंक खोलो भाई जो बेसिकली फ्रेंडली हो, जो बेसिकली मित्रवत व्यवहार करें, किसके साथ में, ग्रामीणों के साथ में। ऐसी सलाह किसने दी, एम नरसिम्हा साहब ने। मतलब ये कि ये जो फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म्स कहे जाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में कि बताइए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स के एस्टेब्लिशमेंट का रिकमेंडेशन किस कमेटी पर जो है, किसने दिया, किस कमेटी ने, तो आप बताएंगे भैया एम नरसिम्हा कमेटी। मेधावेडु जो है इनका पूरा नाम है, मेधावेडु नरसिम्हा कमेटी। तो ये एम नरसिम्हा कमेटी जो है इसने रीजनल रूरल बैंक की सिफारिश की थी। नाम बड़े अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। इज इट क्लियर। याद रखेंगे मेधावेडु नरसिम्हा। क्लियर है। तो चलिए अब मैं आगे आपको ले चलता हूं। ये चलो क्लियर पहले करूं
और फिर आपको बताएं भैया, फर्स्ट आरआरबी स्टेब्लिश इन इंडिया, मतलब ये कि भारत में पहला आरआरबी जो है वो कब स्टेब्लिश हुआ, पहला ग्रामीण बैंक जो है वो कौन सा स्टेब्लिश हुआ, कहां स्टेब्लिश हुआ, क्या नाम था, क्लियर है। तो वो सब जो है मैं आज आपको समझाता हूं इस स्लाइड में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट आरआरबी जो स्टेब्लिश हुआ था भाइयों और बहनों, वो स्टेब्लिश हुआ था प्रथमा बैंक। डेट बड़े अच्छे से याद रखेंगे, डेट जो है वो इसकी है 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर आप गांधी जी का जन्मदिन है, याद रख लीजिए। 1975 तो याद रहेगा ही आपको, बस आपको नाम याद रखना है किसका, वो नाम आपको याद रखना है प्रथमा बैंक। ये पहला बैंक था दोस्तों, क्लियर है। ये पहला बैंक बोले तो कौन सा, आरआरबी, ये फर्स्ट आरआरबी था, पहला आरआरबी था, है ना। फर्स्ट आरआरबी जो स्टैब्लिश हुआ प्रथमा बैंक, नाम ही उसका प्रथम है तो प्रथम से आपको प्रथमा याद रहेगा। उसके बाद फिर 2 अक्टूबर 1975 को स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि स्टैब्लिश कहां हुआ, तो भैया मुरादाबाद यूपी में स्टैब्लिश हुआ, याद रखेंगे आप, मुरादाबाद यूपी, क्लियर है। ये शहर पूछा जाएगा क्योंकि मैंने बताया ना एक पर्टिकुलर रीजन में ही ये काम करते हैं, तो मुरादाबाद और आसपास के शहरों में ये काम करता था, तो बेसिकली ये वहां पर स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद फिर बात करें तो स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक। तो आपको बता दूं कि ये जो रीजनल रूरल बैंक्स होते थे या होते हैं, इन बैंकों में एक स्पॉन्सर बैंक की भी हिस्सेदारी होती है। अभी पूरी हम इसकी शेयर होल्डिंग पर डिटेल से विस्तार में चर्चा करेंगे, अभी मैं फिलहाल आपको बता दूं स्पॉन्सर्ड बैंक या प्रायोजक बैंक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये प्रायोजक बैंक बेसिकली वो बैंक होता है जिसका पैसा जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें लगा होता है, क्लियर है। मैं आपको बता दूं, परसेंटेज भी बोल देता हूं, बाकी सब बाद में बताऊंगा। लगभग 35% जो पैसा है ना, वो इस बैंक में वो ये लगाते हैं स्पॉन्सर्ड बैंक। तो इसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा था, प्रथमा बैंक जो खुला पहला, सिंडिकेट बैंक, स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक, आप ये याद रखेंगे, क्लियर है। फिर आपको ले चलता हूं आगे कि भैया ये जो आरआरबी एक्ट 1976 है, मतलब ये कि जितने भी मैंने बैंक आपको पढ़ाए अभी, जैसे मान लीजिए कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा, तो एसबीआई जो है वो 1955 में स्टैब्लिश हुआ और उसका एक्ट भी जो है वो एसबीआई एक्ट 1955 था। 1955। ऐसे ही मैंने आपको आरबीआई के बारे में पढ़ाया था, तो आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट 1934 में हुआ, 1935 में हुआ, और उसका जो एक्ट आया था वो था आरबीआई एक्ट 1934। मतलब ये कि स्टैब्लिश हुआ बाद में, पहले आया एक्ट। यहां पर भी एक्ट आया पहले, जुलाई से पहले आ गया था, है ना, ये एसबीआई एक्ट 1955, और 1 जुलाई को जो है ये स्टैब्लिश हुआ, 1 जुलाई को, क्लियर है। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रोसेस ये है कि किसी भी बैंक का या कोई भी सरकारी संस्थान होता है तो वो स्टैब्लिश बाद में होता है, काम करना बाद में शुरू करते हैं, पहले उसका एक्ट आता है, मतलब उसका कानून आता है। लेकिन फ्रेंड्स यहां रीजनल रूरल बैंक में एकदम विपरीत, एकदम उल्टी बात है। अचानक से जो है यहां पर नहीं पलटा कुछ भी, यहां पर पहले से जो है बात थी कि पहले वो बैंक स्टैब्लिश हुआ और उसके बाद उसका कानून जो है वो पास हुआ, और उसे बोलते हैं क्या, आपका आरआरबी एक्ट 1976। जबकि आरआरबी का तो स्टैब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर 1975, मतलब 75 में स्टैब्लिश हुआ, पहले स्टैब्लिश हो गया और एक्ट जो है वो बाद में आया। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि ऑन विच एक्ट या अंडर विच एक्ट आरबीआई गॉट आरआरबी गॉट स्टैब्लिश, मतलब रीजनल रूरल बैंक जो है वो तैयार हुआ है या स्टैब्लिश हुआ है, किस एक्ट के तहत हुआ है, तो आप बताएंगे भैया रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, या तो 1 साल पहले का एक्ट लगा के आ जाते हैं या उसी वर्ष का जब स्टैब्लिशमेंट हुआ तब का एक्ट जो है चूज कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए आरआरबी में ये गलती होती है। आरआरबी में स्टैब्लिशमेंट पहले हुआ है 1975 में और उसका एक्ट बाद में आया 1976, जो कि यहां पर मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, ये आप याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए अब आगे लिए चलते हैं आपको शेयर होल्डिंग्स ऑफ आरआरबी।
भाई बात इतनी सी है कि आरआरबी के साथ विडंबना ये थी, कंफ्यूजन ये था कि आरआरबी जो है वो छोटे दायरे में काम करने वाले बैंक थे। मतलब ये कि अलग अलग रीजन्स में वो काम कर रहे थे और एक बैंक दूसरे बैंक के रीजन में नहीं जाता था। मतलब एक आरआरबी मान लो यहां खुल गया है ना, आरआरबी 1, तो यहां पर खुलेगा आरआरबी 2, है ना, इस इलाके में ये काम करेगा और यहां पर काम करेगा आरआरबी 3। ये सब अलग अलग बैंक थे, है ना, अलग अलग नाम से ग्रामीण बैंक खुले, है ना। तो अब ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको नाम बताए हैं, तो ये अलग अलग दूसरे इलाके में जाएंगे नहीं। अब आप खुद सोचिए कि किसी एक पर्टिकुलर इलाके में, और उन दिनों क्या होता था कि ये बहुत छोटे दायरे में होते थे, मतलब 1 या 2 या 3 जिले में मिलाकर एक रीजनल रूरल बैंक बनता था। मतलब ये एक बैंक की पूरी अर्थव्यवस्था उस इलाके के लोगों और कंडीशंस पे डिपेंडेंट थी। मान लीजिए कि कभी बाढ़ आ गई, तो अब जब बाढ़ आ गई भाई साहब, तो फिर तो ऐसा हिसाब किताब है कि उस साल तो फिर मान लो बैंक का कोई लोन चुका ही नहीं पाएगा। भूकंप आ गया, या मान लो बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, ड्रॉट, तो सूखा पड़ गया तो तब भी कोई लोन नहीं चुका पाएगा। तो बाढ़, सूखा, भूकंप, ओलावृष्टि, अगर ओले गिर गए भैया तो भी कोई लोन नहीं चुका पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक छोटे दायरे में अगर जो भी विपरीत परिस्थितियां हुई, इसके हिसाब से सीधा सीधा बैंक की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। तो ऐसे तो ये बैंक डूब जाएंगे। क्या करें भैया, ये बैंक डूब जाएंगे तो इनसे बचाने के लिए क्या करें। और पहली बार तो भारत सरकार ने कोई ऐसी कोशिश की थी, ऐसे कोई बैंक बनाए थे जो सीधा सीधा किसको समर्पित हो, है? पहली बार ऐसे बैंक बनाए थे जो सीधा सीधा किसको समर्पित हो, हां, भारत सरकार को। अब ये जो भारत सरकार को ये जो बैंक समर्पित थे भैया, है ना, मतलब ये कह लें कि भारत सरकार ने बनाया था किसके लिए, गांवों के लिए, गांव को सेवा करेंगे। पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। मतलब ये कि मुझे कहना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए, ये जो मेरे सेंटेंस में शायद कुछ मिस्टेक हुई, भारत सरकार द्वारा बनाए गए ये बैंक जो है केवल और केवल गांवों के लिए समर्पित थे। पहली बार ऐसा हुआ था। मतलब गांव के लिए अलग से पहले कभी कुछ नहीं किया गया था। और सोचो इतनी मिन्नतों के बाद, इतने सालों के बाद 1975 में ये बैंक स्टैब्लिश हुए थे, शुरू होना, पॉपुलर हुए थे। और अगर आगे जाके डूब जाते तो मतलब ये कि गांव के लिए फिर दोबारा कोई प्रयास ही नहीं होता, है कि नहीं। तो इसी वजह से सरकार हर मामले में ये फुल प्रूफ प्लान बनाना चाहती थी कि ये बैंक रहे और मजबूती से डटे रहे और डूबने ना पाए, अर्थव्यवस्था इनकी मजबूत रहे। और इसी वजह से भैया प्लानिंग की गई इनकी शेयर होल्डिंग की। अब शेयर होल्डिंग की क्या प्लानिंग की गई वो बताते हैं। वित्त मंत्रालय या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% शेयर्स जो हैं वो होते हैं। ध्यान रखिए, मतलब ये कि रीजनल रूरल बैंक में 50% जो हिस्सेदारी है वो किसकी होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री की होती है। 50% हिस्सेदारी, क्लियर है। उसके बाद फिर बात करें तो 15% हिस्से, सॉरी 35 पहले बात कर लेते हैं। 35% हिस्सेदारी मतलब 35% हिस्सेदारी जो है वो स्पॉन्सर्ड बैंक की होती है ना। स्पॉन्सर्ड बैंक मतलब जैसे मैंने बताया था, प्रथमा बैंक का जो है वो बेसिकली जो पहला प्रथमा बैंक बना था या पहला रीजनल रूरल बैंक प्रथमा बैंक था मुरादाबाद यूपी, उसका जो स्पॉन्सर था, प्रायोजक, जिस बैंक ने उसमें पैसा लगाया है ना, वो नेशनलाइज्ड बैंक, सिंडिकेट बैंक जो है वो उसका प्रायोजक था। तो उसकी हिस्सेदारी कितनी, 35%। और जिस राज्य में वो ग्रामीण बैंक स्टैब्लिश है उसकी हिस्सेदारी कितनी हो गई, 15% हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि 3 हिस्सों में बटी है हिस्सेदारी, ठीक है। कौन कौन सी, 15%, 35% और 50%। 50% केंद्र सरकार, 35% स्पॉन्सर्ड बैंक मतलब प्रायोजक बैंक, और 15% राज्य सरकार, मतलब जो भी राज्य सरकार रही हो वहां पर जहां पर ये स्टैब्लिश हो रहा है कोई भी आरआरबी, उसकी 15% हिस्सेदारी। मतलब आप सोचें कि एक बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक जो उसका स्पॉन्सर है 35% का, सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% और खुद 15% जो है वो संभाल रहा है राज्य सरकार। मतलब इतनी बड़े बड़े बैकअप बना दिए, इतने बड़े बड़े मेंटोर बना दिए, इतने बड़े बड़े हिस्सेदार बना दिए कि अब आरआरबी नहीं डूबेंगे, क्योंकि सपोर्ट मिल गया ना इतना सारा।
यहां से जो है वो पैसे भी मिलेंगे, मदद भी मिलेगी, क्लियर है ना, समय समय पर पैकेज भी मिलते रहते हैं आर्थिक। तो ये सब जो है वो एक प्लान था जिसके तहत आरआरबी जो है वो मजबूती से डटे रहे और वो सही भी हुआ। आपको बता दूं कि एक टाइम तक आते आते जो है वो 300 से ऊपर आरआरबी हो गए थे, रीजनल रूरल बैंक की संख्या। मतलब 1975 में जब रीजनल रूरल बैंक बने, तो पहला रीजनल रूरल बैंक बना था 1975 में, फर्स्ट, है ना, फर्स्ट आरआरबी। लेकिन ये कि 1987 तक आते आते आप मान के चलिए कि 300 के ऊपर, 300-350 के ऊपर जो है आरआरबीज की संख्या निकल गई थी, है ना। तो इतने पॉपुलर हो गए थे क्योंकि पहली बार ग्रामीणों को लगा कि हमारा अपना कोई बैंक है जहां बैंक वालों की प्रायोरिटी बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं, वहां पर ग्रामीण लोग, सीधे लोग जो हैं वो उनकी प्राथमिकता है, वो उनकी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, उन्हें फाइनेंशियल जो है हेल्प देना चाहते हैं। ऐसे ग्रामीण बैंक बहुत पॉपुलर हुए ग्रामीणों के बीच में और यही कारण था कि इनकी संख्या धड़ाधड़ बढ़ती जा रही थी। तो याद रखेंगे आरआरबी की शेयर होल्डिंग 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, 35% स्पॉन्सर्ड बैंक के पास होती है और 15% जो है वो किसके पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, है ना, जिस भी स्टेट में वो बैंक काम कर रहा है। चलिए, फंक्शंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक, मतलब ये कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम क्या करते हैं उस पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। भैया रीजनल रूरल बैंक्स की अगर बात की जाए तो इनका सबसे पहला काम होता है, क्या होता है, टू ऑपरेट एट अ रीजनल लेवल। मतलब ये कि किसी क्षेत्र विशेष में ही काम करना, उससे बाहर नहीं जाना। ये पहला फंक्शन है, एक क्षेत्र में ही काम करते हैं, है ना। मतलब ये कि कितने भी स्टेट्स में रहे लेकिन हर स्टेट में एक पर्टिकुलर क्षेत्र जो डिसाइडेड है बस वहीं काम करेंगे, उसके बाहर नहीं। तो रीजनल लेवल पे काम करते हैं। दूसरा पॉइंट है टू कैटर द नीड ऑफ द रूरल पीपल इन द बैकग्राउंड रीजन या बैकवर्ड रीजन, मुझे कहना चाहिए, ये वर्ड जो है गलत पड़ा, बैकवर्ड रीजन होना चाहिए। मतलब ये कि भैया जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर बेसिकली रूरल पीपल हैं, उन्हें जो है बैंकिंग सर्विसेज देना, उनकी नीड्स को फुलफिल करना, है ना। मतलब ये कि बैकवर्ड रीजन में बैंकिंग सेवाएं देना भी जो है वो इसका ड्यूटी है। पिछड़े जो इलाके हैं वहां पर बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना इसकी ड्यूटी है। तीसरा, ये मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसका, टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर बैंकिंग फैसिलिटीज टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। छोटे और सीमांत जो किसान हैं, क्लियर है, उनको जो है वो फैसिलिटीज देना, फाइनेंस फैसिलिटी देना। फाइनेंस फैसिलिटी मतलब वित्त की व्यवस्था करना। भाई जब खेती करना है तो ट्रैक्टर लगेगा, खेती करना है तो डीजल लगेगा, खेती करना है तो बीज लगेगा, खेती करना है तो खाद लगेगा, हो सकता है कि मजदूर भी लगे। तो खेती आसान नहीं है, पैसे से पैसा आता है। तो ये पैसा कहां से आएगा, तो ग्रामीण बैंक से आएगा। ग्रामीण बैंकों की ड्यूटी है कि भैया किसानों को उनकी जरूरत का लोन जो है वो सस्ती दरों पर दिया जाए। तो सबसे मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो तो ये है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं और जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं उनकी जरूरतों को पूरा किया जाना। जो छोटे छोटे कलाकार हैं, क्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं, आर्टिशियन जो हैं, है ना, वास्तुकला कह रहा हूं मैं, क्राफ्ट्स वगैरह जो बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं जिन्हें, है ना, उन सब के लिए बेसिकली पैसे की व्यवस्था करना, वित्त की व्यवस्था करना, ये सब जो है वो किसका काम होता है, ये आरआरबी का काम होता है। तो मतलब यहां पर हमने इस स्लाइड में 3 फंक्शन पढ़े। पहली बात तो रीजनल लेवल पर ऑपरेट करना, मतलब एक क्षेत्र विशेष में काम करना। दूसरा यह कि बैकवर्ड रीजन में बैंकिंग फैसिलिटीज देना, मतलब जो पिछड़े इलाके हैं वहां बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, ठीक है, रूरल एरियाज में। दूसरी बात ये स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबर्स को, आर्टिशियंस को, है ना, जितने भी जो बेसिकली क्राफ्ट्स वगैरह बनाने वाले कलाकार हैं, है ना, आदिवासी कलाकार है, कोई डलिया बनाता है, कोई छोटे थैले बनाता है, कुछ भी, है ना, कोई भी अपना लघु उद्योग, कुटीर उद्योग अगर शुरू कर रहा है तो उसके लिए लोन देना भी आरआरबी की ड्यूटी है। चलिए आगे आरआरबी की ड्यूटी आपको और समझाते हैं, क्या है भैया। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर ले, जी हां, अगला मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि टोटल इस समय इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए कितने आरआरबीज हैं तो 43 आरआरबीज हैं। टोटल नंबर ऑफ आरआरबीज 43 है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन कर रहा था कि भैया एक टाइम था जब पूरे इंडिया में, मतलब शुरुआत तो 1975 से हुई, तब पहला बैंक खुला था, फर्स्ट खुला था, लेकिन यह कि 1986 आते आते
लगभग 350 के आसपास बैंक हो गए थे। कौन से? आरआरबी। क्लियर है? लेकिन इनका मर्जर भी जारी रहा। मतलब यह कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे छोटे छोटे रीजन थे, है ना, और अलग अलग इलाकों में अलग अलग आरआरबी ऑपरेट कर रहे थे, तो क्या किया गया, बेसिकली ऐसा 4-5 इलाके मिलाकर एक बैंक बना दिया गया, ऐसा है ना। मतलब यह कि क्या किया, इन सभी बैंकों को मर्ज कर दिया गया और एक बैंक बना दिया गया, ऐसा करके। मतलब यह कि आरआरबीज के भी क्या होने लगे, मर्जर होने लगे, है ना। अब जब इनके मर्जर होने लगे, इन्हें आपस में शामिल किया जाने लगा, जोड़ा जाने लगा, तो रिजल्ट ये निकला कि तब से लेके अब तक जो है मर्ज होते होते एट प्रेजेंट देयर आर 43 आरआरबीज इन इंडिया। आरआरबी जो है वो कितने हैं, ग्रामीण बैंक कितने हैं, 43 है। ये नंबर आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपके लिए। भैया सिंपल है, यहां पर थोड़ा सा बता दूं कि रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं, सबसे बड़ी बात एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इनका रेगुलेटर कौन है। कौन है रेगुलेटर? रेगुलेटर मतलब विनियामक। कौन है विनियामक? तो विनियामक जो है वो दो संस्थाएं हैं जो अभी आपके सामने प्रकट हुई थी। दोबारा इनको प्रकट करता हूं, कंप्यूटर जी इन्हें प्रकट कीजिए। और ये रहे आरबीआई और नाबार्ड। आरबीआई मतलब बैंकों के पिताजी, क्लियर है, और नाबार्ड मतलब ये कि रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के पिताजी। मतलब ये भी है, ये भी है, ये दोनों बड़े हैं। मतलब ये कि रीजनल जो है रूरल बैंक को अगर कोई कंट्रोल करता है तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों नियामक है, ये दोनों विनियामक है। आपसे पूछा जाए रेगुलेटर ऑफ आरआरबी कौन है, तो आप बोलोगे कि भैया रेगुलेटर जो है दोनों है, आरबीआई भी और नाबार्ड भी है, पर दोनों की ड्यूटीज जो है वो डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है कि अगर गाइडलाइंस बनानी है, दिशा निर्देश तय करने हैं, तो भैया दिशा निर्देश के लिए सीधा सीधा निर्देश, दिशा निर्देश के लिए कौन काम करेगा? आरबीआई, ठीक है। लेकिन अगर इंस्पेक्शन करना है, ऑडिट वगैरह करने हैं, निरीक्षण करना है, परीक्षण करने हैं, तो ये सब जो है काम कौन संभालेगा? नाबार्ड संभालेगा, इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। तो इसका काम है नियम कानून बनाना और इसका काम है उन नियमों कानूनों के आधार पर इसे परखना कि सही से काम किया कि नहीं किया। और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सुविधाएं, पैसा सब भेज रही है, वो ग्रामीण बैंक जनता तक किस तरह से पहुंचा रहे हैं, इन सब पर भी नजर रखना किसका काम है? नाबार्ड का काम है। और आरबीआई जो है नियम तो बनाते हैं। मतलब ये कि रीजनल रूरल बैंक के लिए दोनों ही जो है वो क्या है? वो रेगुलेटर हैं, पर दोनों की कंडीशंस अलग अलग है। इज दैट क्लियर? चलिए, ये आपको समझ में आया। एक और बात कि भैया रीजनल रूरल बैंक का नियामक या विनियामक मतलब रेगुलेटर, उन्हें संभालने वाला, उनके लिए रूल्स बनाने वाला कौन है? जैसे इंडिया में बैंक्स के लिए रूल्स कौन बनाता है? आरबीआई। तो ऐसे ही रीजनल रूरल बैंक्स के लिए रूल्स कौन बनाता है? आरबीआई। और लेकिन उसके इंस्पेक्शन के लिए किसको रखा गया है? नाबार्ड को रखा गया। हालांकि दोनों अपनी अपनी फील्ड में अपेक्स बैंक है। नाबार्ड का तो काम ही है, बनाई उसे इसलिए गया है कि वो कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंकों का काम बांट सके, उन्हें संभाल सके। क्लियर है? चलिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब ये कि अगर कोई अलग से कुछ और इंफॉर्मेशन है, सूचना है रीजनल रूरल बैंकों के बारे में, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको बता दूं कि जो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उनमें ज्यादातर एग्जामिनर या इंटरव्यूअर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, बड़े कीन होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि भारत का बच्चा गांव को कितना समझता है, गांव की अर्थव्यवस्था को लेकर उसे कितना लगाव है, कितनी चिंता है। तो इसलिए गांव की अर्थव्यवस्था, रूरल बैंकिंग से रिलेटेड आपके रिटन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं और इंटरव्यू में तो वो उम्मीद ही करते हैं कि आपकी शुरुआत ही यहीं से हो। क्लियर है? क्योंकि मैंने आज भी कहा कि आज भी सत्य तो यही है कि भारत गांव में बसता है। तो अगर आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण बैंकिंग को, ग्रामीण बैंक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो यकीन मानिए इंटरव्यू में सम्मान पाएंगे। चलिए, तो पहला तो यह कि ये जो रीजनल रूरल बैंक हैं, वो जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उसमें तीसरी लेयर इनकी है। मतलब यह कि सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमर्शियल बैंक्स, वो कौन से?
आपका पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, है ना, यही थे ना, मैंने आपको बताए थे। तो पहले हो गए पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कमर्शियल बैंक्स हो गए, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। कोऑपरेटिव बैंक बोले तो सहकारी बैंक, है ना। सहकारी बैंक का भी वीडियो आप याद रखिए आने वाले दिनों में आप तक पहुंचेगा, जहां पर सारे तरह के या जितने भी तरह के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक का इतिहास जो होता है, सबसे पहला कोऑपरेटिव बैंक कौन सा होता है या कौन सा था, कब खुला था, सहकारी मंडली क्या थी, सहकारी समिति क्या थी, कौन सा नियम बना, ये सब मैं आपको आने वाले वीडियो में जरूर समझाऊंगा। तो जिन लोगों को कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक की वर्किंग समझना है तो हमारा आने वाला वीडियो देखना ना भूले, क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, आपका सिलेक्शन हमारा सेटिस्फैक्शन। बार बार दोहराता हूं दोस्तों, अच्छा लगता है, और जिस दिन आप सिलेक्ट होंगे उस दिन और भी अच्छा लगेगा। तो लगे रहिए, डटकर मेहनत करते रहिए, सुबह जरूर होगी। रात जितनी काली होती है सुबह उतनी उजाली होती है, मतलब यह कि सुबह उतना ही उजाला होता है। तो चलिए बात करते हैं आगे कि रीजनल रूरल बैंक तीसरे लेयर के, मतलब यह कि अगर कमर्शियल बैंक की बात की जाए तो तीसरा जो है ऑप्शन होता है, जनता के पास पहला ऑप्शन है कि भैया वो सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों के पास जाए, दूसरा ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक के पास जाए, और तीसरा जो ऑप्शन है तीसरे लेयर का, मतलब छोटे छोटे इलाकों में जो रीजनल रूरल बैंक खुलते हैं, केवल ग्रामीण लोगों को मदद करते हैं, वो ये है। तो भैया थर्ड लेयर स्ट्रक्चर इनका ये है। उसके बाद फिर बात करें, नरसिम्हा कमेटी ने जो है आरआरबी को सेटअप करने की परमिशन दी थी, या ये कह लें कि सिफारिश की थी, हमें सिफारिश बोलना चाहिए, रिकमेंडेशन दी थी, रिकमेंड किया था नरसिम्हा कमेटी, रिकमेंडेड टू सेटअप आरआरबी। आपसे पूछा जाए, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, है ना, लेकिन फिर मैंने आपको बताया। उसके बाद आरआरबी प्रोवाइड्स फैमिलियर एनवायरनमेंट टू द रूरल पीपल, मतलब जो आरआरबीज हैं वो ग्रामीण लोगों को फैमिलियर एनवायरनमेंट, मतलब पारिवारिक माहौल देते हैं। मतलब यह कि उन्हें लगता है कि हमारा कोई अपना ही बैठा है बैंक में, उनसे कोशिश करना कि उन्हीं की तरह देसी भाषा में बात करना, उनकी मासूमियत से खिलवाड़ ना होने देना, उनकी सच्चाई का फायदा ना उठाने। मतलब यह कि सरकार जो उन्हें सेवाएं और सुविधाएं दे रही है एज इट इज वैसी ही उन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, हम बैंकर्स की जिम्मेदारी है। तो आरआरबी जिसे बखूबी निभाती हैं, आरआरबी जो है वो फैमिलियर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, क्लियर, पारिवारिक जो है माहौल देती है किसानों को, ताकि वो लोग जो है बैंकों में आने पर झिझके नहीं, ठीक है, झिझक ना हो, हेजिटेशन ना हो। आरआरबी फुलफिल द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। प्रायोरिटी सेक्टर्स मतलब ये कि 1966 में, 1966 में सरकार ने कुछ ऐसे सेक्टर्स डिसाइड किए थे जो पिछड़े हुए हैं और सरकार को उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे पिछड़े सेक्टर्स जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जल हो गया, ये सारे जो सेक्टर्स हैं जो कि पिछड़े थे, उन पर सरकार ने उस समय विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई, और इसी वजह से जो है प्राथमिक क्षेत्र की लेंडिंग का जो है वो जन्म हुआ। इसके ऊपर भी जो है मैं आपको डिटेल में डिस्कशन आपके साथ करूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर, प्राथमिकता, जो कमजोर क्षेत्र हैं, जो हमारी प्राथमिकता है, उनके लिए भी पैसे की व्यवस्था, लेंडिंग नॉर्म जो है या लेंडिंग जो है वो करता है कौन, आरआरबी। ये आप याद रखेंगे। आपको फिर मैं एग्जांपल बता देता हूं। मैं कह रहा था 1985 तक लगभग 300 बैंक थे, 1990 तक आते आते या 1990 तक आते आते 190 आरआरबी बचे थे। मतलब मर्जर शुरू हो गया था, है ना, दो चार चार बैंकों को मिलाकर, रीजनल रूरल बैंक्स को मिलाकर एक बैंक बना रहे थे। और आपको तो पता है कि एट प्रेजेंट अभी कितने आरआरबी बचे हैं, 43। अभी मैंने आपको बताया एडिशनल इंफॉर्मेशन में, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि वर्तमान में जो है 43 आरआरबी भारत में मौजूद है। क्लियर है, लेटेस्ट डेटा है, बिल्कुल अपडेटेड है, याद रखेंगे आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं बेझिझक दिल खोलकर जो है इस डेटा का यूज कर सकते हैं आप, सब कुछ इसमें अपडेटेड है। आरआरबीज आर नॉट अवेलेबल इन गोवा एंड सिक्किम, मतलब ये कि गोवा और सिक्किम को छोड़कर भारत के हर राज्य में रीजनल रूरल बैंक मौजूद है। इज दैट क्लियर? मतलब ये कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से दो राज्य हैं जहां पर रीजनल रूरल बैंक नहीं है, तो आप बताएंगे कि गोवा में आरआरबी या ग्रामीण बैंक नहीं है, सिक्किम में आरआरबी या ग्रामीण बैंक नहीं है। इज दैट क्लियर? याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गोवा और सिक्किम का नाम याद रख लेना दोस्तों, स्पेशली आपके लिए मेंशन किया है यहां पर मैंने, है ना, क्योंकि ये दो स्टेट पूछे जाते हैं रिटर्न में भी और इंटरव्यू में कि भैया कोई ऐसे भी राज्य हैं जहां रीजनल रूरल बैंक ना हो,
तो आपको बताना है कि साहब गोवा और सिक्किम में नहीं है, क्योंकि अपने आप में वैसे ही बहुत छोटे हैं ये स्टेट। प्रेजेंट में, वर्तमान में किस राज्य में कितने आरआरबी हैं, इसको मैंने दो तरह से आपके सामने प्रेजेंट किया है। क्लियर है? तो अब ये कैसे कैसे प्रेजेंट किया है ये मैं आपको गिना रहा हूं, है ना। जैसे अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टेट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप आंध्र प्रदेश में 3, है ना। सबसे पहले ये याद रख लीजिए कि भैया आंध्र प्रदेश में 3 है ना। आंध्र प्रदेश में 3 है। और आपको कहीं दिख रहे हैं क्या 3? यहां पर कहीं नहीं दिख रहे हैं। देखिए सिंपल, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार सब जगह। बिहार में 2 है ना, आप याद रखिए। गुजरात में 2 है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 2 है, कर्नाटक में 2 है, मध्य प्रदेश में 2 है, महाराष्ट्र में 2 है। तो ऐसे करके सारे जो जितने भी बेसिकली स्टेट्स में आपके सामने गिना रहा हूं, ये 2-2 वाले, एक ये 3 वाला आपके सामने है, बाकी सब में 1-1 है ना। ज्यादातर तो वैसे संभावना यह है कि आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब बहुत सारे थे, मर्जर कम हुए थे, है ना, मतलब ये कि एक टाइम पे 56 थे, उससे पहले भी और ज्यादा थे, तो तब और ज्यादा पूछा जाता था कि बताइए कितने हैं। एक टाइम में यूपी में 6, 7, 12, 13, 14, 15 हुआ करते थे। क्लियर है? अब आगे मैं आपको और बता दूं कि यहां तो आपने पढ़ लिया कि भैया आंध्र प्रदेश में कितने, 3 है ना। अब आंध्र प्रदेश के बाद आप पढ़िए कि उत्तर प्रदेश में भी 3 है। उत्तर प्रदेश में 3 है, वेस्ट बंगाल में 3 है, और हमने आज अभी पढ़ा कि भैया आंध्र प्रदेश में भी कितने हैं, 3 है। क्लियर है? तो भैया ये जो है वो बेसिकली 3 बड़े राज्य हैं जहां पर 3-3 रीजनल रूरल बैंक हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। क्लियर है? ये आप याद रखेंगे, है ना। बाकी मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जितने भी 7 सिस्टर्स हैं, मैं अभी आपको एक मैप भी दिखा रहा हूं, है ना। मैप से थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा हो जाता है। एक मैप भी आप में दिखा रहा हूं मैं आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया कैसे जो है बैंक का हिसाब किताब है हमारे देश में इसका, है ना। ये इस तरह से कुछ कोशिश की है मैंने आपके लिए मैप प्रिपेयर करने की, है ना। और एक चीज मैं जो आपके लिए सामने अभी करना चाहूंगा, बेसिकली ये अभी इस समय ये यहां से जो है वो अब आप आजकल तेलंगाना बन गया है ना। तो ये तेलंगाना है और ये आंध्र प्रदेश है ना। तो अब ये जो है डिवाइड करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने सबसे ज्यादा आप ध्यान जो जिस चीज पे देने को बोला है आपको, वो है आपका पहली बात तो वेस्ट बंगाल। क्लियर है? हम ना कलर में डिफरेंट ले लेता हूं मैप पर, तो रिप्रेजेंटेशन में आपको मजा आएगा। वेस्ट बंगाल जो है, मतलब ये जो इलाका है यहां पर आपके जो है वो कितने हैं, 3 है। वेस्ट बंगाल का इलाका जो है वो रट लीजिए। वेस्ट बंगाल में 3 रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद फिर बात की जाए और कहां 3 है, और कहां है, तो आंध्र प्रदेश जो है यहां पर भी 3 है, जिसको सीमांध्र भी बोला जाता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में भी 3 है। और यूपी तो हक रखता है, इसके पास तो 3 होने चाहिए, इतना बड़ा राज्य है। क्लियर है? तो यहां भी 3 है। तो ये जो मैंने आपको 3 बड़े इलाके बताए या 3 बड़े राज्य बताए, यहां पर जो है वो क्या है, बेसिकली 3 रीजनल रूरल बैंक है, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। ये तीनों जगह जो है आपके क्या है, बेसिकली 3 जो है। बाकी आप पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लो, सारे जितने भी राज्य हैं सब जगह 1-1 हैं सारे, है ना। इसलिए मैंने लिख दिया ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जिसमें 1-1 है सब में, है ना। मतलब ये कि आप बात करो अरुणाचल प्रदेश, आप बात करो असम, आप बात करो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, हर जगह। लेकिन सिक्किम में नहीं है, आप ये याद रखेंगे, सिक्किम में नहीं है, गोवा में नहीं है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको बताई। आप ध्यान रखिए कि लार्जेस्ट बैंक जो है आरआरबी का, वो जो है वो है बड़ौदा यूपी बैंक, है ना। सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, बड़ौदा यूपी बैंक है। और बैलेंस शीट जिसकी लगभग 72,015 करोड़ रुपए की है, स्पॉन्सर्ड बैंक उसका क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये बड़ौदा यूपी बैंक सबसे बड़ा बैंक है।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड की है ये सब रीजनल रूरल बैंक की है। और ज्यादा मजेदार इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन का मजा लेते रहिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।